अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स शेयर करना चाहता था। माय नेम इज़ अली हसनैन एंड इन दी मार्च 2023 अटैम्प्ट आई क्वालिफाइड माय कैफ लेवल इन 4 अटैम्प्ट्स। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, अगर मुझे ये टिप्स पहले पता होती तो शायद मेरा कैफ क्वालिफाई जो है वो 2 अटैम्प्ट्स में ही हो जाता। ठीक है, लेकिन अब मैं इस टिप्स को आगे यूज़ करूँगा और मुझे उम्मीद है ये मुझे काफ़ी हेल्प करेंगी। तो मेरे सोशल सर्कल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीआरसी में थे पहले, अब कैफ में आ गए हैं। कुछ अभी भी पीआरसी में है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि कुछ एग्ज़ाम टिप्स शेयर कर दें। तो मेरे पास कुछ अच्छी एग्ज़ाम टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो मैं बारी बारी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 मेन रीज़न शेयर करना चाहूँगा कि क्यों जो है स्टूडेंट्स फेल होते हैं कैफ लेवल में ज़्यादा। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि आप जो है कैफ लेवल में ट्रांजिशन नहीं सही तरह करते पीआरसी लेवल से। यानी एक ट्रांजिशन होती है आपकी पीआरसी से कैफ लेवल में। अगर आप कैफ में भी पीआरसी वाली मेंटालिटी से जा रहे हैं तो आप पास नहीं होते कभी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा डिटेल में रहता हूँ। पहली बात ये है कि कैफ लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो रिटर्न बेस्ड हैं, पीआरसी में एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम हैं। कैफ लेवल में आपको पैरेंटली लगेगा टाइम ज़्यादा 6 मंथ का है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैफ में टाइम बहुत कम होता है। पहली बात यह है कि आपका जो है सेशन वो पिछले सेशन के एग्ज़ाम्स के तकरीबन 15-20 दिन बाद शुरू होता है और आपके अपने एग्ज़ाम से तकरीबन 15-20 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। यानी आपके पास सिर्फ 5 मंथ होते हैं, जिसमें से 4-4.5 मंथ जो होते हैं वो उसका कोर्स पढ़ाने में लग जाते हैं और पीछे आपके पास जो प्योरली आपकी अपनी तैयारी के लिए दिन होते हैं वो 15 से 20 दिन होते हैं। ठीक है, वो भी टीचर पर डिपेंड करता है। मैं सरजवाद से पढ़ता था तो वो जो है तकरीबन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले फ्री करते थे। तो लेकिन उनसे पढ़ के मैं नहीं फेल हुआ। हाँ, एक दफ़ा कोर्स में हुआ था, लेकिन वो दूसरी प्रॉब्लम्स थी। खैर, ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें पीआरसी में चलती हैं ज़रूरी नहीं कि वो कैफ में चले। ये जो लाइफस्टाइल है कि फ्रेंड्स में खड़े होकर गप्पे लगा रहे हैं, ठीक है, डेटिंग रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें स्पेशली पीआरसी लेवल में चल जाती हैं। बाकी उधर भी ना आप चलाएं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वाकई पढ़ना है, आप सीए करने के लिए आए हैं, तो ये चीज़ें सीए के लिए नहीं है। सीए इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड, आप ये चीज़ें मत करें। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो है मेंटल कैपेसिटी एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, बाकी चीज़ों पे फिर आपका ध्यान नहीं लगता जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें करनी है तो आप सीए छोड़ें, आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएं। ठीक है, अगर आपने सीए में ये रह के करना तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सीए में फ्रेंडशिप के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। वो क्योंकि वो चीज़ आप ऐसे ऐसे रियलाइज़ करेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, या आप पास हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स आपके इंस्टीट्यूट बदल जाते हैं। यानी सीए में फ्रेंड्स तो आपके पास ठहरते ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप फ्रेंड्स ना बनाएं, आप फ्रेंड्स बनाएं, बेशक हर अटैम्प्ट में बनाएं। आप देना आपके हर अटैम्प्ट में फ्रेंड्स बदले होंगे। ठीक है, कुछ वो आपके होंगे जो स्टार्टिंग से बने हैं वो रहते हैं, बाकी हर टाइम में आपके दोस्त बनते हैं। फिर जैसे ही वो टाइम ख़त्म होती है वो भी ख़त्म हो जाती है दोस्तियाँ। तो सीए में जो है दोस्तियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती। उसके बाद अगली चीज़ है सिलेक्टिव स्टडी करना। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी ये मैं चीज़ें आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो फेलियर का बड़ा रीज़न बनती हैं। सिलेक्टिव स्टडी से क्या मुराद है कि आप कोई टॉपिक पढ़ गए, कोई नहीं पढ़ के गई, कोई चैप्टर पढ़ गए, कोई नहीं पढ़ के गए। जैसे फाइनेंस में आपको आईआरआर नहीं समझ आ रहा, पीआरसी में आप छोड़ के चले गए, आपका पेपर पास हो गया। आप कहते हो मैं कैफ में भी ऐसा करूँगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगा। 2 अटैम्प्ट्स पहले एक R1 में टॉपिक है कैपिटल मेंटेनेंस के नाम से, जो कि 4-5 पेजेस उसकी लेंथ है। लेकिन जब वो टॉपिक बच्चे छोड़ जाते थे कि 4-5 पेजेस का इसमें से क्या आ जाएगा, तो आई कैप ने उसमें से 7 नंबर का पेपर पूछ लिया। ठीक है, और उस टाइम में कई बच्चों के फेल होने की वजह यही थी कि वो कैपिटल मेंटेनेंस नहीं था पढ़ा। तो कोई भी टॉपिक अनइम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो मैं नेक्स्ट बात लिंक करना चाहूँगा कि आप पेपर की नेचर नहीं समझते सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपने समझनी है कि पेपर की एक ग्रेड होती है।
हर टॉपिक की एक वेटेज होती है। ये इंटर की बुक नहीं है कि चैप्टर 1 से आप स्टार्ट किया, चैप्टर एंड वाले तक आप गए हैं, ठीक है। इसमें आपने देखना होता है कि किस टॉपिक के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कॉस्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक है, उनकी वेटेज ज़्यादा है, वो आपने पहले करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा ऐसा उन टॉपिक्स पे आना है जिनकी वैल्यू कम है, जिनमें से कम नंबर का पेपर आता है, लेकिन छोड़ना आपने कुछ भी नहीं, कभी भी ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात यह, सीए में मेन 2 तरह के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। एक सीए के अंदर एग्ज़ाम्स हैं वो हैं थ्योरेटिकल, एक है न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल से मुराद ये है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें रीडिंग वाली होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकल है। और अगर मैं न्यूमेरिकल की एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोस्ट R1, ठीक है, ये R2, ये जो हैं ये सारे ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का मिक्सचर है, जैसे टैक्स हो गया और MFA हो गया, ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। अब मैं आपके साथ एक स्पेसिफिक टिप शेयर करूँगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, ये चीज़ तो हमने बहुत सुनी होगी कि क्वालिटी और क्वांटिटी, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने ज़रा कोई शुरू पे ले जाते हैं या फिर इधर से तोजी है, हाँ ये सही है। अच्छा, एनीवे, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको क्या टिप दूंगा कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी और क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि आपने कोशिश करनी है, आपने बिज़नेस लॉ की बुक ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा पढ़नी है, या कोई भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप जब एक सब्जेक्ट 4 से 5 बार उसकी बुक रीड कर लेते हैं ना, तो आपको वो एक हिसाब का याद हो जाता है। जब आप पहली दफ़ा रीडिंग करते हैं ना, तो आपने ये नहीं सोच रहा मुझे ये चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं याद हो रही। पहली बार आपका फोकस होना चाहिए कि क्या ये जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे इसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन देखें आप कि आप जब इस तरह रीडिंग करेंगे कि मुझे इस टॉपिक की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होंगे। इस तरह से आपकी जो पहली रीडिंग होगी वो सबसे लंबी होगी, 15-20 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं पहली दफ़ा रीडिंग करने में, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेके चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप 4-5 बार इस तरह आप रीडिंग कर लेंगे ना, आपको हर दफ़ा नहीं फिर अब आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे आता है कि नहीं, क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आप जब एक दफ़ा रीडिंग करेंगे उसमें आपकी एफ़र्ट ज़्यादा लगेगी, दोबारा जो आप रीडिंग करेंगे दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा वो फ़ौरन हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी आप जब चौथी पाँचवीं बार रीडिंग करेंगे वो आप एक दिन में एक दफ़ा भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल में आपके साथ शेयर करूँगा न्यूमेरिकल की टिप्स, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए ये जो टिप मैं आपको बताने लगा हूँ, ये समझे कि मैंने पेपर फेल करके सीखी थी और मैं कहूँगा इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। अब ये क्या है टिप है कि देखें, जब हम कोई सवाल करते हैं ना, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट से क्या मुराद है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती क्वेश्चन में। देखें, क्लास में टीचर आपको हर सवाल नहीं करा सकता, टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा सकता है। टीचर के पास टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है। हॉलीडेज़ आ जाती हैं, संडेज़ आ जाती हैं, ये चीज़ें हैं, टीचर हर क्वेश्चन करा ही नहीं सकता, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जब सवाल करोगे आप कहोगे यार ये पॉइंट तो सर ने पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से आ गया, लेकिन इस तरह के बहुत पॉइंट्स हैं कि, तो उसको आप सलूशन में देखते हो, आपको फिर समझ आ जाती है कि हाँ ये मैंने ऐसे ही करना था। अब ये चीज़ आपने एक बार पढ़ ली, आप कहते हो मुझे याद हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो आपको याद नहीं होता, हमारे ब्रेन में लिमिटेड कैपेसिटी है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे जहन से चले जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने इन एडजस्टमेंट्स को, जिन चीज़ों ने आपकी मेंटल कैपेसिटी लिया है, आपने इसको लिख लेना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मटेरियल की रेलिवेंट कोर्स निकाल रहे हैं और उसमें आपको लगा कि यार ये इस क्वेश्चन में जो मटेरियल की उसने रेलिवेंट कोर्स दिया ना, ये थोड़ी डिफरेंट है, ये मैंने देखा ही नहीं पहले कभी। तो रेलिवेंट कोर्स की वो जब आप मटेरियल की एडजस्टमेंट लिखेंगे ना, तो हो सकता है वही एडजस्टमेंट जो है ना दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हो, ठीक है। यही फ़ायदा है बड़े टॉपिक्स के ज़्यादा सवाल करने का। जब आप 15-20 सवाल कर लेते हैं तो चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। अब वो एडजस्टमेंट आप मैनुअली लिखें या डिजिटली लिखें, वो आपने लाजमी लिखनी है कि ये मैंने मटेरियल की कैसे सॉल्व की थी, साथ आप क्वेश्चन का रेफरेंस दे दें। मैं पर्सनली इसके लिए एक डिजिटल ऐप यूज़ करता हूँ, उसका नाम नोशन है, और नोशन में भी एक टेम्पलेट है, उसका नाम है कॉर्नल नोट सिस्टम। मैं इसका एक सैम्पल जो मैंने यूज़ किया हुआ है कोस्ट के सब्जेक्ट के लिए, वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में नोशन ऐप का लिंक दे दूँगा आपको। तो आपने नोशन जो है आपने डाउनलोड करनी है और उसमें आपने टेम्पलेट में जाके आपने कॉर्नल नोट सिस्टम लेना है। अब कॉर्नल नोट सिस्टम किस तरह का होता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो, अब कॉर्नल नोट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने टॉपिक नेम लिखना है, डेट लिखनी है,
जो आपकी की एडजस्टमेंट है, जैसे आपने लिखनी है मटेरियल एलिमेंट कॉस्टिंग इन XYZ केस, ठीक है। और साथ आपने उसका एक क्वेश्चन बना लेना नीचे उसी एडजस्टमेंट का, और उसके सामने अपना नोट लिख देना। शायद मेरे बताने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हो, लेकिन जब आप वो फाइल खोलेंगे ना आपको समझ आ जाएगी मैंने किस तरह किया हुआ है वो। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए ना उससे रिलेटेड कि फ़ाइल कैसे बनानी है, वैसे अगर आपको ये चीज़ इतनी वो लग रही है एग्जॉस्टिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैनुअली बना लें, ठीक है। लेकिन डिजिटली ये होता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है नंबर पे कांटेक्ट करने के तो मैं अपनी ईमेल भी दे दूँगा, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई मेरी टिप आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरी किसी टिप से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हुई है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो आप अपने बैचमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।